चूंकि जात के नाम पर जो बार्गेनिंग कर रहे थे राजनीति में, उनका अब ये खेला खत्म हो गया। बिहार में जो जाति जनगणना हो गई सर, इसका अगर हम सीधे शब्दों में हम पूछना चाहें कि इसका जो खर्चा हुआ सरकार के अपना पॉकेट से की है या कि केंद्र सरकार की कुछ सहयोग की? बिहार की सरकार ने 9 दलों के नेताओं को बिहार में साथ में लेकर बैठक करके और सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के केंद्र सरकार के पास गए, मोदी जी के पास गए, जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके पास गए और उनके सामने आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल गया था दिल्ली, प्रस्ताव रखा कि केंद्र ने 10 वर्षीय जनगणना नहीं कराया तो हमें बिहार में जातीय गणना कराना जरूरी है। चूँकि बिहार के अंदर कोई ऐसी जातियां हैं, कई ऐसे समूह हैं जो विकास से कोसों दूर हैं, उनकी पहचान नहीं हो पाने की वजह से, उनके सही आंकड़े उपलब्ध नहीं होने की वजह से सरकार उसके लिए ठोस योजना नहीं बना पा रही है, उसमें कठिनाइयां हो रही हैं। तो मोदी जी की सरकार ने साफ हाथ उठा लिया कि मैं इसमें किसी तरह का कोई सहयोग नहीं करूंगा। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को जातीय गणना कराने के लिए कोई सहयोग नहीं मिलेगा। अगर राज्य सरकार चाहती है जातीय गणना कराना तो वो अपने खर्चे से कराए। तो बिहार में आकर सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से, जिसमें भाजपा के भी लोग शामिल थे, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिहार की सरकार बिहार के खर्चे से यानी अपने खर्चे से जातीय गणना का काम करे। बिहार सरकार के खर्चे से, बिल्कुल पार्टी के खर्चे से नहीं। पार्टी के खर्चे, सरकार का काम है, पार्टी के खर्चे से कैसे हो? ठीक है। दूसरी बात, मंत्रिमंडल में भी जो है दोनों सदनों के लोग जो है इसको विधानमंडल के दोनों सदनों के लोग बैठे और इस निर्णय पर अपना सहमति दे दिए। विधानमंडल में भी मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने भी इसको पारित कर दिया, जिसके आधार पर जातीय गणना का काम शुरू हो गया। जी। जब जातीय गणना का काम शुरू हो जाता है तो यही भारतीय जनता पार्टी जो अंदर में समर्थन की थी जातीय गणना का, बाहर आकर अपने लोगों से हाई कोर्ट में मुकदमा करा दिया। और कुछ दिन मुकदमा चलने के बाद हाई कोर्ट ने जब इजाज़त दे दी जातीय गणना कराने की, तो फिर राज्य सरकार ने तो तब तक 80% काम जातीय गणना का करा चुका था। तो ये लोग फिर चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाके हलफनामा भी अपना दायर करते हैं। हलफनामा दायर करते फिर कुछ देर के बाद जो है उसमें जो है जो इन्होंने दिया था लिख करके 2-3 पॉइंट उसमें कुछ सुधार करके फिर दोबारा देते हैं। ये अपने सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से इसमें जो है अपना पक्ष रखवाते हैं ताकि जातीय गणना रोका जा सके। लेकिन जातीय गणना का काम तो अब पूरा हो गया। राज्य सरकार ने इसके आंकड़े को सार्वजनिक भी कर दी। अब सार्वजनिक करने के बाद ये बात तो साफ हो गया कि बहुत सी ऐसी पार्टियां थी, कुछ ऐसे लीडर थे जो जात के नाम पर राजनीतिक दुकान चला रहे थे, उनकी दुकानदारी अब बंद हो गई और उनके दुकान में लग जाएंगे ताले। चूँकि जात के नाम पर जो बार्गेनिंग कर रहे थे राजनीति में, उनका अब ये खेला खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ रुकेंगे। ये अगर आंकड़ा ये देखें तो ये 100% सब सही है? बिल्कुल आंकड़े सब सही हैं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि आंकड़े आने के बाद चूँकि सरकार ने जो पहले जातीय गणना शुरू होने से पहले भी, बीच में भी और अभी भी जो सरकार ने तर्क अपना दिया कि हमें जो वंचित समूह है, वंचित कुछ ऐसी जातियां हैं जिनके सही आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके लिए सही योजनाएं नहीं बन पा रही है और उसका लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो अब सही मायने में जो आंकड़े आ गए हैं, उस आंकड़ों के आधार पर सरकार उनके लिए अब योजना बनाएगी और इस हिसाब से बनाएगी कि उनका लाभ उस तक पहुंच सके
और 100% लाभ उन तक पहुँचे और उसका उनको फ़ायदा मिले और समाज के उस समाज के लोग मुख्य धारा से जुड़ सकें। अच्छा सर, ये अगर यदि आपके हिसाब से देखें तो जाति का ये समीकरण है 100% सही है? बिल्कुल सही है। और इस जनता जानना चाहती है कि इसमें क्या क्या फायदे उनको मिलेंगे स्पष्ट। जैसे मैं साफ साफ आपको बता देना चाहता हूँ कि आप चले जाइए तो थोड़ा दिल्ली नज़र ले जाइए, केंद्रीय सचिवालय में, केंद्रीय सचिवालय में एक ही खास जाति का सचिव पद पर कब्जा है और जो ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी है, इन सभी वर्गों को मिलाकर मात्र 7%। बाकी के बाकी सभी पद के खास जाति के कब्जे में है, सचिव स्तर के पद। तो एक ही नमूना मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। इसी तरह से कई जगहों पर लोग जो है एक खास समूह, एक जिस पर वो कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। अब तो ये आंकड़े प्रस्तुत होने के बाद, खुलासा होने के बाद, जो समूह अपनी हैसियत को जान लिया, वो अपनी जनसंख्या को, आबादी को जान लिया, तो उन्हें तो पूरा हक है कि अपनी आबादी के हिसाब से अपने लिए वो हिस्सेदारी मांगे। सर, यहाँ जिनकी आबादी नहीं होंगी और वो थोड़ा सा बहुत पीछे होंगे तो क्या उनको सरकार नहीं उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी। इसीलिए तो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। आंकड़े इकट्ठे करने के लिए यही तो सबसे बड़ा कारण है कि जो जहाँ पर कितनी संख्या में है, किस स्थिति में है, उनका सामाजिक हैसियत क्या है और उनकी आर्थिक हैसियत क्या है, ये तमाम आंकड़े जुटाए गए हैं। अभी तो सिर्फ जातियों के आंकड़े खुलासे किए गए हैं, सामाजिक और आर्थिक आंकड़े भी एकत्रित किए गए हैं, वो भी सरकार के पास है और उसी आधार पर सरकार अब नई योजना बनाएगी। तो मतलब एक फायदा वहाँ जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ अगर परसेंटेज देख के वहाँ उनको बहाली किया जाए तो सब वो बहाली तो होगी ही। जिन समाज के, जिन समूह के लोगों का जी जहाँ जो हक बनता है उसे दिया जाएगा, जितना परसेंटेज में हक बनेगा वही बिल्कुल दिया जाएगा। और कोई फायदा? सरकार अब नई योजना बनाएगी उसके लिए। अच्छा, कि कैसे उनको लाभ दिया जाए, कैसे उनका उत्थान किया जाए, उनका विकास किया जाए। अच्छा, अभी देखा जाए तो जाति जो समीकरण निकला इसके चलते भेदभाव नहीं होगा, ऐसा नहीं लगता? इतना दिन से जात के नाम पर आप नौकरी देते हो, नौकरी देने के वक्त लिखना पड़ता है कि जाति कौन सी। कोई सरकारी लाभ लेना है तो लिखना पड़ता है जाति कौन सी, और भेदभाव करते हो जाति के आधार पर। और विकास जाति के आधार पर नहीं होगा, हिस्सेदारी जाति के आधार पर नहीं मिलेगी देश में। सभी वर्गों का, सभी समूहों का इस देश में हक है। अच्छा, एक और समाज से हमको मिल रहा है कि हमको जाति नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमको जाति नहीं चाहिए। देखिए, सरकार क्या है? सरकार एक व्यवस्था है। जी, और सरकार एक सिस्टम है। जी। तो इस सिस्टम में सरकार क्या है? जनता के उत्थान के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता में अमन चैन शांति भाईचारा के लिए, इसी के लिए सरकार होती है। मैनिफेस्टो में तो बता रहे हैं, तो सरकार का एक काम है, सरकार का एक दायित्व है कि वो जन भावना को पहचाने, उसका कदर करे और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार जो उनके ज्वलंत समस्याएं हैं उनका निराकरण करे। तो सरकार इस पर बहुत ही गंभीरता से बिहार की सरकार काम कर रही है और अभी तक अपने शासनकाल में इन मुद्दों पर काम करते आई है गंभीरतापूर्वक। सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी धर्म के मानने वाले लोगों के लिए काम हुआ है। बिहार में न्याय के साथ विकास हुआ है, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हुआ है, पक्षपात नहीं हुआ है। नहीं सर, यहाँ रविदास समाज के एक व्यक्ति को जान से मार दिया जाता है और ऊपर से एक पर्सनल हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक समुदाय के व्यक्ति जो कि थाने में प्रभारी हैं, वो जाके उल्टे में उसी समुदाय के लगभग 20 से 25 औरतों को ले आके बंद कर देते हैं, जबकि कार्रवाई करने चाहिए दोषियों पे। तो ये कहाँ से देखिए, उस तरह के कोई भी पदाधिकारी होंगे, अगर इस तरह की रवैया अगर वो अपनाएंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई। कानून के अंदर
कानून के नज़र में जो दोषी होगा उन्हें कानून एक तो और सजा चीज़ यहाँ देगी। कहेंगे, हर समाज चाहता है कि जो जाति से उठ के जाति भेदभाव मिट जाए। जब हम हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं तो जाति नहीं पूछते हैं, होटल में खाना खाने जाते हैं तो जाति नहीं पूछते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसा जगह है जो कि जाति नहीं पूछते हैं। तो फिर ये जाति जाति क्यों, ये मिटना नहीं चाहिए क्या? आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि व्यवस्था जात के आधार पर है कि नहीं संचालित, और सरकारी विभाग में भी हर जगह जाति कागज पे दिखाया जाता है, ये सब बंद होना चाहिए कि ना, कुछ सुधार करना चाहिए। देखिए पहले मैं बता दूं जी। कि अंदर अगर घाव हो जी तो उस घाव को क्या करते हैं, ऊपर से चमड़ा, घाव को अगर ऊपर से सीधे हम चमड़ा ऊपर चिकन रहे तो हम उसको सीधे छोड़ के इग्नोर कर दे तो घाव और अंदर ज़्यादा अपना जख्म बढ़ाते जाएगा। और जाति की जहाँ तक सवाल है, इस देश में, ये भारत एक ऐसा देश है जिसमें जाति है धर्म है, जाति है धर्म है, और यहाँ व्यवस्था कुछ लोगों ने जात के आधार पर, वर्ण के आधार पर बनाई व्यवस्था, और वर्ण में जातियाँ प्रमुख हो गई। तो इस पर अगर हम जाएंगे तो बहुत लंबा डिबेट होगा और आज का ये विषय उचित नहीं है। तो वर्ण आश्रम से जाति व्यवस्था जुड़ी हुई है, और भारत में व्यवस्था अगर ऐसी नहीं है तो सारे सिस्टम में आप चले जाइए, ऊपर से लेके नीचे तक जात क्यों पूछा जाता है, जात क्यों लिखा जाता है। और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर केंद्र सरकार ने मस्जिद की गणना करा ली, मंदिर की गणना करा ली, कुत्ते बिल्ली यानी जानवरों की गणना करा ली, सब गणना करा लिया उन्होंने। तो फिर आदमी, और जिस व्यवस्था में यानी जात है, जात एक हकीकत है, और यहाँ जो व्यवस्था है उसमें जात खोज के शादी की जाती है, जात खोज कर ही शादियाँ की जाती है। भले वो व्यवस्था में किसी कारणवश कहीं कुछ मतलब कि अपना लव मैरिज हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन सिस्टम में जात के आधार पर ही शादियां होती है। तो जात में शादी होती है, और सुनिए, तो वो ऐसा एक उदाहरण है वो। लेकिन जब समस्या ये है कि सब बात जात के आधार पर, तो फिर कुछ जातियों को इग्नोर करके कैसे आप चलेंगे? इसका मतलब यह है कि जो मजबूत जातियां हैं वहीं आगे रहेगी, और जो कमज़ोर जातियां हैं, जिनका आर्थिक स्तर नीचे गिरा हुआ है, सामाजिक स्तर नीचे है, और जो है राजनीतिक स्तर नीचे है, तो क्या ज़िंदगी भर वो कई पीढ़ी दबते ही रहेगा? नीतीश कुमार जी की सरकार है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबको खोज कर निकाला जाएगा, सबके आंकड़े अब ले लिए गए हैं, किसी को इग्नोर नहीं किया जाएगा। और इसमें आपको मैं पहले बताया हूँ कि सामाजिक आर्थिक रूप से भी आकलन किया गया है, उन सब आंकड़ों को ले लिया गया है, और उस हिसाब से सरकार अब योजना बनाने जा रही है और उसका लाभ उन तक पहुँचाने जा रही है। कब तक योजना का ये तो सरकार का काम है, चलते रहेगा। लेकिन एक जो इतिहास बना दिया बिहार की सरकार ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, पूरे देश के लिए एक बड़ा आईना है। और हम मांग करते हैं कि पूरे देश में, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि पूरे देश में सभी राज्यों में जातीय गणना कराई जाए।